अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। दोस्तों, इससे पहले मैंने करंट और वोल्टेज के ऊपर भी जो है वो वीडियोस बनाई थी कि करंट क्या चीज़ होती है और वोल्टेज क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस जगह जो आई कार्ड है इसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी कंडक्टर या सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को यानी चार्जेस को रोकने का सबब बनती है या फिर उनके चलने में रुकावट डालती है। ये लफ्ज़ निकला है रेजिस्ट से, और रेजिस्ट का मतलब होता है रोक देना। फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज में इसको मज़ाहमत कहा जाता है, और ये लफ्ज़ निकला है मज़ाहिम से, जिसका मतलब होता है डाकू। अब आप कहेंगे कि ये डाकू यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है रेजिस्टेंस का जो है बिहेवियर, कि ये किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं उनके ऊपर जो है वो डाका डालती है, उनको रोकने की कोशिश करती है, इसीलिए इसको हम मज़ाहमत या रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सन 1827 में यानी 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इसके ऊपर रिसर्च की थी। तो उन्हीं के नाम पर जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट हम ओमेगा रखते हैं और इसको इस निशान से जाहिर करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में जो है वो टोटल 4 शक्लों में, 4 हालतों में मौजूद होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये 4 चीज़ें हैं जो किसी भी सर्किट या कंडक्टर में करंट के रास्ते में रुकावट डालती है। इसमें पहले नंबर पे होती है उस कंडक्टर की लेंथ, दूसरे नंबर पे उसका एरिया, तीसरे नंबर पे उसका टेम्परेचर, और चौथे नंबर पे होती है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर जिसको नेचर ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। और इन्हीं चारों चीज़ों के मिलने से बनता है रेजिस्टेंस का फार्मूला, जो कि होता है R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A इंटू T। ये जो वर्ड है ये लतीनी ज़बान का 17th यानी कि 17वां अल्फ़ाबेट है, जिसको हम रो कहते हैं, और इसके ये स्पेलिंग होते हैं। ये एरिया को शो करता है, ये टेम्परेचर, और ये फिर लेंथ। और दोस्तों, इन्हीं चारों चीज़ों के मिलने से बनते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इनको हम रेजिस्टेंस के कवानीन भी कहते हैं। तो चलिए अब बारी बारी इनमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखा। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस का होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर उसकी लेंथ जो है वो उसकी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि कोई भी एक चीज़ के बढ़ने से उसके रिलेटिव दूसरी चीज़ बढ़ जाए तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जब भी पेट्रोल या CNG की कीमतों में इजाफा होता है तो गाड़ियों के किराए जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए तो उसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का पहला कानून ये कह रहा है कि जब किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। तो फर्ज कर लें हमारे पास जो है वो 2 अदद पानी के पाइप हैं। एक पाइप हमारे पास इतना लंबा है और दूसरा जो पाइप है वो हमारे पास थोड़ा सा छोटा है। तो अगर इन दोनों पाइपों के अंदर से पानी की सेम जो है वो क्वांटिटी छोड़ी जाए, यानी कि इसमें से भी पानी छोड़ा जाए और इसमें से भी छोड़ा, लंबा रास्ता है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जो छोटा रास्ता है उसमें टाइम कम लगेगा। तो यही चीज़ है कि जितना कंडक्टर लंबा होता जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी, उतना करंट को जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेंथ जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर एज ए रेजिस्टेंस काम करती है। रेजिस्टेंस का दूसरा कानून है दोस्तों एरिया, यानी कि जिसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो चलिए इसको भी एक मिसाल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इतना खुला पाइप है और एक बिल्कुल छोटा सा एरिया का पाइप है। तो आपको पता है कि जो बड़ा पाइप होगा जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके अंदर हम पानी छोड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा इजीली जो है वो ज़्यादा पानी कम वक्त में और आसानी से जो है वो मूव करेगा। लेकिन वही पानी अगर हम छोटे पाइप में से गुजारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर उस पानी को गुजरने में मुश्किल पेश आएगी। तो यही मिसाल दोस्तों करंट की भी होती है कि मोटा कंडक्टर जो होगा जिसका एरिया ज़्यादा होता है उसमें से करंट इजीली मूव कर जाती है, और जो बारीक कंडक्टर होगा जिसका एरिया कम होगा उसमें से करंट को गुजरने में दिक्कत आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। उसके बाद तीसरे नंबर पर बारी आती है दोस्तों इसके टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के केस में दोस्तों रेजिस्टेंस जो है वो 2 तरह से इन्वॉल्व होती है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टेंस में जितनी भी तब्दीली आती है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं।
तो ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाए उनको हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और जिनकी कम हो जाए उनको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, और जितने इंसुलेटर्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। आखिरी कानून दोस्तों रेजिस्टेंस का ये होता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर नेचर ऑफ मटेरियल, और इसको रो से जाहिर करते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी मटेरियल अगर कंडक्टर होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर इंसुलेटर होगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि मटेरियल की नेचर क्या है, और ये भी रेजिस्टेंस के अंदर असरअंदाज होती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात कर ली जाए रेजिस्टेंस के मटेरियल की कि कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें दो मटेरियल जो हैं वो ज़्यादातर रेजिस्टर्स को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक नाइक्रोम और दूसरा टंगस्टन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो ये जो लैंप होता है हमारे पास, जिसको हम बल्ब भी कहते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप, इसके अंदर ये जो फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है जो कि रोशन होकर जो है वो रोशनी खारिज करता है, तो ये जो इसका फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है, और ये एक रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, रेजिस्टिव मटेरियल का बना हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में कुछ जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ के रजिस्टर हैं। कुछ इस तरह के रजिस्टर भी होते हैं जो कि वाटेज में होते हैं, और ये छोटी वाटेज के होते हैं, जैसे 1 वाट, हाफ वाट वगैरह। तो इन रजिस्टर्स और इनकी टाइप्स के ऊपर जो है वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसके ऊपर आप अलग से रजिस्टर्स के बारे में तफसील से देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी मेजरिंग की बात की जाए कि रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए उमूमन 3 तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से सबसे आसान और पहला मेथड है कलर कोडिंग का। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक रजिस्टर है, और इस रजिस्टर के ऊपर ये डिफरेंट कलर के कोड बने हुए हैं, तो ये हर कलर जो है वो किसी न किसी नंबर को शो करता है। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कलर कोडिंग के बारे में बताऊंगा। तो दूसरा तरीका है इसका ओहम मीटर का, कि एक स्पेशल मीटर होता है ओहम मीटर जो खास रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर आपके पास वो ना हो तो फिर आप ये इस तरह का DMM यानी डिजिटल मल्टीमीटर से भी जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस का ऑप्शन दिया होता है, तो इससे भी रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में जो बेसिक गाइडेंस है वो मिल गई होगी कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है और किस तरह से वर्क करती है और इसके क्या लॉज होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए जो है वो मेरे चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।